What's up everyone? Welcome back to the channel। तो हम लोग पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसके दो पार्ट्स आपके पास आ चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको शेयर्स पढ़ाया था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और हम डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रेड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दिस एक पार्ट और आएगा और चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए जल्दी से इस इंटरेस्टिंग पार्ट को शुरू करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डिबेंचर्स। शेयर डिबेंचर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बट मेरे होते हुए टेंशन कैसी। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो यार, लास्ट क्लास में मैंने आपको शेयर्स के बारे में बताया था, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया था। एक बच्चे ने हमारे कमेंट में लिखा था, सर मेरी बुक में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। आज की टॉपिक में हम सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? तो देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। डिबेंचर है क्या? अगर किसी कंपनी को आप पैसा लगा रहे हो, किसी कंपनी में, कंपनी को पैसे की जरूरत है और आपने पैसा लगाया और आपने बोला मैं ऑनर बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा, तो आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। अगर आप कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपको ऑनरशिप मिलती है और कंपनी के ऑनर कहलाते हो आप। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप कंपनी को पैसा दो एक फिक्स टाइम के लिए कि भाई मेरा पैसा 5 साल बाद वापस दे देना और मुझे तुम्हारे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, तुम क्या कमा रहे हो क्या नहीं कमा रहे हो, मुझे मेरे पैसे पे एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो कंपनी बोलेगी ठीक है यार, ये तो एक तरीके का लोन हो गया। भाई एज अ कंपनी मैं आपसे यानी पब्लिक से पैसा ले रहा हूं एक फिक्स टाइम के लिए, लेट्स से 5 साल के लिए, और मैं आपको 5 साल बाद ये पैसा वापस करूंगा और इस पैसे पे मैं आपको हर साल एक फिक्स इंटरेस्ट पे करूंगा। इसको हम लोग सिंपली डिबेंचर बोलते हैं। तो डिबेंचर कुछ भी नहीं है। अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसको बैंक लोन बोलते हैं, और अगर वही कंपनी जनता से लोन ले रही है तो उसको हम डिबेंचर बोलते हैं। तो क्या है डिबेंचर? डिबेंचर सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है। किस चीज का एक्नॉलेजमेंट है? कर्जे का, कि हमने आपसे कर्जा लिया है और हम आपको ये कर्जा चुकाएंगे इतने आने वाले सालों में। ठीक है, आया समझ में? सिर्फ शब्द टिपिकल है, मतलब बहुत आसान है। क्या लिखा है जी, आइए पढ़ते हैं। डिबेंचर्स आर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट। शेयर डेट कैपिटल नहीं होता, शेयर तो ऑनर्स कैपिटल होता है, ऑनरशिप होती है। आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप मालिक बनते हो। कब वापस मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी। डिबेंचर में ऐसा नहीं होता। कब वापस मिलेगा? एक फिक्स टाइम के बाद। The company can raise funds through issue of debentures which bear a fixed rate of interest. Debenture issued by a company is an acknowledgement that company has borrowed a certain amount of money which the company promises to repay on a future date. Right? डिबेंचर होल्डर्स आर टर्म्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या मेरिट्स होते हैं डिबेंचर्स के, क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले ये वो इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए। शेयर कौन खरीदता है? जिसको अपना पैसा बढ़ता हुआ देखना है। भाई कम भी हो सकता है, रिस्क है शेयर्स पे, और फिक्स्ड इंटरेस्ट कुछ नहीं होता शेयर्स पे। शेयर पे तो डिविडेंड होता है, वो भी प्रॉफिट पे। प्रॉफिट ज्यादा कमाए तो ज्यादा मिल जाएगा, कम कमाए तो कम मिल जाएगा। डिवेंचर पे ऐसा कुछ नहीं है, डिवेंचर पे फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। तो कौन प्रेफर करता है? जिसको फिक्स्ड इनकम चाहिए। दूसरा, डिवेंचर्स आर फिक्स चार्ज फंड्स एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर पे एक फिक्स इंटरेस्ट देना है, आपके प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे। आपका ज्यादा प्रॉफिट हुआ सारा आपका, कम प्रॉफिट हुआ सारा आपका, इन्हें एक फिक्स इंटरेस्ट दो, बात खत्म। तो आपके प्रॉफिट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालते। उसके बाद द इशू ऑफ डिबेंचर्स आर सुटेबल इन द सिचुएशन व्हेन द सेल्स एंड अर्निंग्स आर स्टेबल। कंपनी को डिबेंचर्स तभी इशू करने चाहिए जब कंपनी की सेल्स और कंपनी के पास जो कैश फ्लो आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। इन केस कंपनी के पास सेल्स अच्छी नहीं है और वो डिबेंचर इशू कर देती है तो कंपनी वहां पे रिस्क में आ सकती है। तो डिबेंचर का मेरिट ये बन सकता है कि आप तभी इशू कर रहे हो जब, तभी फायदे में रहोगे अगर आपकी सेल स्टेबल है और आपने तब इशू करा। ठीक है, अगर आपकी सेल गड़बड़ है और आपने डिबेंचर इशू कर दिया यानी लोन ले लिया, तो वो लोन आपकी संपत्ति बिकवा सकता है। यानी वो जो लोन है, हर लोन किसी ना किसी एक चार्ज के साथ आता है। चार्ज का मतलब क्या होता है? यानी अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाई तो कंपनी बिकने का खतरा है, कंपनी की संपत्ति बिकेगी लेकिन लोन चुकाया जाएगा। समझे? इसके बाद क्या आता है? फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर्स इज लेस कॉस्टली। सबसे बड़ी बात है
कि कम कॉस्टली होता है, शेयर्स महंगे होते हैं हमेशा। जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस छपवाएगी, ब्रोकर को ब्रोकरेज देगी, सेबी की फीस देगी, बहुत सारी अदर फीस देनी पड़ती हैं, बैंकर की कमीशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो खर्चा ज्यादा होता है शेयर्स में। डिबेंचर्स आर चीप, ये सस्ते होते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है? फिक्स चार्ज इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो डिबेंचर एक परमानेंट बर्डन डालता है आपकी अर्निंग्स पे। परमानेंट बर्डन का मतलब ये है कि आप कम कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, ब्याज देना पड़ेगा भाई। आप ये नहीं कह सकते, शेयर होल्डर को तो कह सकते हो कि यार मैंने देखो इस साल कम पैसा कमाया है तो मैं आपको डिविडेंड कम दूंगा। डिबेंचर होल्डर को इस चीज से मतलब ही नहीं है कि आपने क्या कमाया, आपने कम कमाया है, ज्यादा कमाया है। डिबेंचर होल्डर को मतलब नहीं है, उसको फिक्स इंटरेस्ट चाहिए भाई। अगर मैंने किसी बैंक से लोन लिया तो बैंक को क्या मतलब है मैं कितना कमाता हूं, बैंक को अपने ब्याज से मतलब है, राइट। इसके बाद क्या आता है, ईच कंपनी हैज सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी एंड इफ यू इशू डिबेंचर्स, यहां पे एक बीच में लाइन आएगी, इफ यू इशू डिबेंचर द फर्दर बोरोइंग कैपेसिटी रिड्यूसेस। अगर आप डिबेंचर इशू कर देते हो तो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। बात सही है। मतलब ये है कि सपोज मेरी 1 करोड़ की बोरोइंग कैपेसिटी है और मैंने 80 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू कर दिए, तो अब मैं बाउंड हो गया ना, मैं मैक्सिमम 20 लाख और बोरो कर सकता हूं, इससे ज्यादा बोरो नहीं कर सकता। तो मेरी बोरोइंग कैपेसिटी कम करते हैं डिबेंचर्स। और अगर आपको पैसा चाहिए तो आप शेयर इशू करो ना, आपकी बोरोइंग कैपेसिटी तब भी वैसी की वैसी रहेगी। या आप रिटेन्ड अर्निंग यूज कर सकते हो, या आप और भी सोर्सेज यूज कर सकते हो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। इसके बाद क्या आता है, in case of redeemable debentures the company has to make provision for repayment on specified date। redeemable debentures कौन से होते हैं guys? redeemable debentures होते हैं जो एक फिक्स टाइम के बाद रिडीम हो रहे होते हैं। irredeemable होते हैं जो फिक्स टाइम के बाद रिडीम नहीं हो रहे होते, मतलब उनमें थोड़ा लंबा ड्यूरेशन का समय होता है। redeemable बहुत शॉर्ट टर्म में 5 साल 6 साल 7 साल रिडीम हो रहे होते हैं। रिडीम का मतलब उनका पेमेंट हो रहा होता है, तो कंपनी को पैसा जोड़ना पड़ता है कि भाई 7 साल बाद लोन चुकाना है तो पैसा तो चाहिए ना। तो कंपनी प्रोविजंस बना के चलती है कि इतना इतना पैसा हर साल जोड़ेंगे। सपोज किसी कंपनी ने 7 करोड़ का लोन लिया और 7 साल बाद पे करना है, तो कंपनी 7 साल बाद थोड़ी ना इकट्ठा करेगी, हर साल 1-1 करोड़ का प्रोविजन बना के चलेगी, सेविंग करके चलेगी। ये भी आपके लिए एक लिमिटेशन है कि आपको हर साल बनाना ही पड़ेगा, irrespective of your sales, irrespective of your earnings, right? तो ये था गाइस हमारे पास डिबेंचर्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिबेंचर मेरिट लिमिटेशंस। देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस, जो एग्जाम में आपके पक्का आएगा, 100% आएगा, प्लीज इसको मार्क कर लो। दिस इज कमिंग इन योर एग्जाम्स, मैं आपको बता रहा हूं ये आ रहा है। शेयर क्या है, सबसे पहले तो मीनिंग लिखना यार, इसको छोड़ो, सबसे पहले मीनिंग लिखना कि शेयर्स क्या होता है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट शेयर्स, राइट। उसके बाद डिबेंचर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट दैट कंपनी विल रीपे अ स्पेसिफिक सम या स्पेसिफिक अमाउंट एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, राइट। उसके बाद आप बोल सकते हो नेचर क्या है, शेयर्स को हम ओनर्स फंड्स बोलते हैं, डिबेंचर को हम बोरोड फंड्स बोलते हैं। अगर आप शेयर खरीदोगे तो आप मालिक हो, आप ओनर हो, डिबेंचर खरीदोगे तो आपने बोरो करा है, ठीक है। उसके बाद वोटिंग राइट्स किसके पास होती हैं, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती है, डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, होना भी ऐसे ही चाहिए, शेयर होल्डर मालिक है यार, अपना डिसीजन मेकिंग तो वही लेगा ना अपनी कंपनी में। डिबेंचर होल्डर को क्या मतलब है, वो तो क्रेडिटर है, उससे तो मैंने बस लोन लिया है, ठीक है। उसके बाद रिस्क किसमें ज्यादा होता है, अगर हम देखें खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार शेयर्स में ही रिस्क ज्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं भी मिलेगा। डिबेंचर होल्डर को तो एक फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें रिस्क कैसा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो वहां पे ये होता है कि कंपनी को डिबेंचर पे फिक्स इंटरेस्ट देना ही देना है, वहां रिस्क है। शेयर में कोई रिस्क नहीं है कंपनी को, क्योंकि कम होगा तो कम दे देंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा दे देंगे। यहाँ पे आप शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो कि जो शेयर होल्डर है वो प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं, इनमें कोई रिस्क नहीं है, डिबेंचर होल्डर को कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद कंट्रोल जो है शेयर होल्डर्स के पास में होता है, डिबेंचर होल्डर के पास कोई कंट्रोल नहीं है कंपनी का। उसके बाद स्टेटस, शेयर होल्डर्स को ओनर्स बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स बोलते हैं। आफ्टर दिस रिडेम्पशन का मतलब पेमेंट। शेयर का कब पेमेंट होता है, जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, क्लोज होती है। डिबेंचर होल्डर का पेमेंट लगभग एक फिक्स टाइम के बाद होता है, 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल इस तरीके से। तो ये थे गाइस शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो कि हमें पढ़ने थे आज। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आता है हमारे पास, और लीज फाइनेंसिंग वगैरह बाद में देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स से शुरू करते हैं। क्या होता है हमारे पास सर, कितने प्रकार के डिबेंचर्स हो सकते हैं। बहुत सिंपल, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में सबसे पहले आता है मेरे पास फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर।
फर्स्ट डिवेंचर एंड सेकंड डिवेंचर का क्या मतलब है सर? ये फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर क्या होता है? देखो, कंपनी ने अगर 2 बार लोन लिया है, 2 बार डिवेंचर इशू करें, जिसका पेमेंट पहले होगा वो फर्स्ट डिवेंचर, जिसका बाद में होगा वो सेकंड डिवेंचर, और कुछ नहीं है। सपोज मेरे 2 लोन है, एक लोन मुझे 2025 में चुकाना है, एक लोन मुझे 2028 में चुकाना है। तो जो पहले होगा 25 वो फर्स्ट, जो बाद में होगा वो 28 सेकंड। क्या लिखा है? Debentures that are repaid before other debentures are known as first debentures. Second debentures are those which are repaid after the first debentures. जो पहले पेमेंट होगा वो फर्स्ट, जो बाद में होगा वो सेकंड। सिंपल। अगला होता है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके साथ कंपनी की प्रॉपर्टीज जुड़ी होती हैं, यानी कंपनी अगर उस लोन को ना चुका पाई तो कंपनी की संपत्ति बिकेगी लेकिन लोन चुकाया जाएगा भाई साहब, चाहे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए। मोर्गेज हो गया एक तरीके से, जैसे आप कोई भी बैंक से लोन लो, बैंक कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है ना, तो वो सिक्योर्ड लोन होता है कि अगर आप नहीं भी चुका पाए तो जो चीज आपने गिरवी रखवाई है वो बेची जाएगी। सिमिलरली डिबेंचर्स के साथ भी ऐसा ही है। इन केस आप डिबेंचर नहीं पे कर पाए, पेमेंट नहीं हुआ, तो जो भी चीज आपकी सिक्योर्ड होगी उसके साथ, चाहे वो कोई लैंड हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई और एसेट हो, वो बिकेगा। तो ऐसे डिबेंचर्स को हम सिक्योर्ड बोलते हैं। और जो ऐसा नहीं होते, यानी जिनके साथ कोई भी एसेट साथ में एसोसिएटेड नहीं होता, उनको हम अनसिक्योर्ड बोलते हैं। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज व्हिच क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज व्हिच डू नॉट कैरी एनी चार्ज। कोई चार्ज नहीं होता तो अनसिक्योर्ड। थर्ड आता है रजिस्टर्ड एंड बियरर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बियर डिबेंचर्स में, बियरर डिबेंचर्स में जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारे पास किस चीज का? सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी का। डिलीवरी का क्या मतलब है सर? फॉर एग्जाम्पल आपकी करेंसी है, योर करेंसी इज लाइक अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास उसकी। फॉर एग्जाम्पल मेरी पॉकेट में 20 रुपीज का नोट है, मेरी पॉकेट में कोई नोट नहीं है इस टाइम, तो सपोज इसे मान लो कि ये 50 रुपए का नोट है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ऐसे जेब में हाथ डाल के घूम रहा था और मेरी जेब से ये नोट गिर गया, मैं आगे चला गया। मेरे बाद में जो आए उन्होंने वो नोट देखा, ओहो वाओ 50 रुपीज, वाओ मजा आ गया, उठा के अपनी पॉकेट में डाल दिया। अब मैं नहीं कह सकता भाई साहब ये मेरा है, ये बियरर डॉक्यूमेंट है, जिसके पास है उसका। और अगर यही रजिस्टर्ड होती करेंसी, हर करेंसी पे जिसने नाम लिख लिया, रजिस्टर करा लिया गवर्नमेंट से, वो करेंसी उसकी। जैसे प्रॉपर्टी करा लेते हैं लोग, रजिस्टर्ड करा लेते हैं ना अपने नाम पे, तो वो उन्हीं की है, कोई और नहीं बोल सकता चलते फिरते मैं इस प्रॉपर्टी पे बैठ गया तो आज से ये प्रॉपर्टी मेरी, मैं जिस प्रॉपर्टी के ऊपर खड़ा हो जाता हूं वो प्रॉपर्टी मेरी। ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? वो डिबेंचर्स जो रिकॉर्डेड है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में, जिनके ऊपर आपका नाम लिखा है। अगर आपको बेचने हैं तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी कि मैंने ट्रांसफर करे हैं डिबेंचर, बेचे हैं मैंने, तो ये होते हैं रजिस्टर्ड। बियरर जो ट्रांसफर हो जाते हैं विद जस्ट डिलीवरी, जिसको दे दिए उसके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। वेरी सिंपल, जो डिबेंचर्स कुछ टाइम के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए उनको हम कन्वर्टेबल बोलते हैं। जो लाइफ लॉन्ग डिबेंचर ही रहेंगे वो नॉन कन्वर्टेबल है, जो कन्वर्ट हो जाएगा वो कन्वर्टेबल, जो नहीं होगा वो नॉन कन्वर्टेबल। एज सिंपल एज दैट। 4 प्रकार के डिबेंचर्स, फर्स्ट, सेकंड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड बियरर एंड कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। अब हमारा एक टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आ जाइए अब ये देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर? पहले तो ये समझ लो प्रेफरेंस शेयर्स किसका पार्ट थे? ऑनर्स फंड्स का। जो भी शेयर खरीदेगा वो कंपनी का ऑनर बनेगा, मालिक बनेगा। प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको पहल मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है। किस चीज में? पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में, और क्रेडिटर का पेमेंट सबसे पहले होगा, यानी डिबेंचर होल्डर का सबसे पहले होगा, फिर इसका होगा, फिर इक्विटी का होगा। इसके कुछ टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? सबसे पहले क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। सर क्यूमुलेटिव शब्द सुना सुना लग रहा है, स्टैट्स में पढ़ा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही है ये क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते थे? क्या नीचे वाला ऐड 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 करते चले जाते थे, उसी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते थे। ये वही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देना था हमने 2017 से, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे देना था 6 साल में। तो समहाउ कंपनी के पास कोई प्रॉब्लम आ गई और कंपनी 2018 में डिविडेंड नहीं दे पाई ड्यू टू एनी फाइनेंशियल इशू, नहीं दे पाई, पैसा नहीं था भाई, नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अब कंपनी अगर 2019 में डिविडेंड दे रही है और कंपनी बोल रही है हमारे पास आज पैसा अच्छा है तो हम 2018 वाला भी ऐड करके देंगे, यानी 19 का डिविडेंड तो देंगे ही देंगे,
प्लस जो हम लास्ट ईयर नहीं दे पाए थे वो हम ऐड करके अभी दे रहे हैं, यानी वी वांट टू एक्यूमुलेट दैट प्रीवियस ईयर डिविडेंड आल्सो इन दिस ईयर डिविडेंड। ऐसे प्रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जिनमें प्रीवियस ईयर के डिविडेंड भी एक्यूमुलेट होके मिले उनको हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। और जिनमें पिछला कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, जो गया सो गया, अब 2019 का ही देना है, अब 2018 का ही देना है, 17 का रह गया तो रह गया, तो वो होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो कौन से क्यूमुलेटिव होते हैं? द प्रेफरेंस शेयर्स विच एंजॉय द राइट टू एक्यूमुलेट अनपेड डिविडेंड इन द फ्यूचर ईयर्स। आने वाले सालों में उनका एक्यूमुलेट होके डिविडेंड मिल जाएगा। In case the same is not paid during a year is known as cumulative preference shares. Non-cumulative shares are those shares in which dividend is not accumulated if it is not paid in a particular year. नहीं दिया गया तो रह गया बस, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं? पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यूजुअली क्या होता है गाइस कि इक्विटी शेयर्स को इन बिटवीन अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो उस पर भी डिविडेंड मिलता है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी ने फाइनल में नेट प्रॉफिट कुछ अमाउंट का डिक्लेयर करा ईयर एंड पे, तो कंपनी जब ईयर एंड पे प्रॉफिट बताती है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, उस हिसाब से डिविडेंड भी बताती है कि हम इतना इतना डिविडेंड देंगे। उसके बाद अगले साल की शुरुआत हो गई, अगले साल पता चला कि यार कुछ प्रॉफिट और कमाया है हमने बड़ा शानदार साल के बीच में अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया तो यूजुअली उस पर डिविडेंड बस इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता था, क्योंकि प्रेफरेंस का तो फिक्स होता है, उनको तो एक बार फिक्स दे दिया साल के लास्ट में, अब तो अगले साल के लास्ट में मिलेगा। बट कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जिनको साल के बीच में होने वाले प्रॉफिट में भी अधिकार होता है पार्टिसिपेट करने का, कि अगर साल के बीच में कोई प्रॉफिट हुआ उस पर हम डिविडेंड देंगे तो वो पर्टिकुलर डिविडेंड भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको साल के बीच में होने वाले प्रॉफिट पे भी डिविडेंड मिलने का अधिकार है, उनको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं जिनका वो फिक्स्ड है, वो किसी और फर्दर प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर्स विच हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर सरप्लस विच आफ्टर डिविडेंड एट अ सर्टेन रेट हैज बीन पेड आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनको ऐसा कोई भी राइट नहीं होता। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, वो प्रेफरेंस शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्टेबल, वो प्रेफरेंस शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नॉन कन्वर्टेबल। एज सिंपल एज दैट। तो तीन प्रकार के हो गए, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। सर एक टॉपिक और बस, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे चीजें। प्रेफरेंस हो गया, इक्विटी हो गया, इशू ऑफ शेयर्स हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड क्रेडिट। सर व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? नाम में ही लिखा हुआ है, ट्रेड का मतलब व्यापार, क्रेडिट का मतलब उधार। ट्रेड का मतलब बिजनेसमैन से रिलेटेड बिजनेस, क्रेडिट का मतलब उधार। तो जो उधार एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है बिजनेस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिटेलर हूं, किस चीज का रिटेलर हूं? इसी ट्रैक सूट का रिटेलर हूं, ठीक है। और एक होलसेलर है, मैंने उस होलसेलर को बोला यार देखो मैं आपसे 10 पीस ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको पैसे दूंगा जब मेरे बिक जाएंगे, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो उसने कहा कोई चक्कर नहीं है, ले जाओ यार, रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बेच लो। तो उसने मुझे उधार दे दिया कुछ टाइम के लिए कि आप ये 10 पीस बेच लो, जब आपके बिक जाएंगे तो इसका पैसा दे जाना और ले जाना माल। तो द क्रेडिट यानी जो उधार विच इज एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर दैट इज होलसेलर टू अनदर ट्रेडर दैट इज रिटेलर, दोनों व्यापारी हैं, मैं भी व्यापारी हूं वो भी व्यापारी है, तो दो व्यापारियों के बीच में जो उधार चलता है उसको हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर। अब बताओ जो बायर है, मैं बायर हूं ना, रिटेलर बायर हूं, मैंने उनसे खरीदा है सामान, तो मेरी बुक्स में वो कौन हुए? मेरी बुक्स में वो मेरे क्रेडिटर हुए जिनका पैसा देना है ना। तो इट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द बायर्स as sundry creditors or account payable. It is commonly used as a source of short term financing. इसको हम usually short term के लिए बोलते हैं। भाई कोई भी इंसान long term के लिए नहीं देगा। मैं उसको बोलूँ ट्रैक सूट लेके जा रहा हूँ, 10 साल बाद पैसे दूंगा, वो भाई साहब चप्पल मारेगा, मुझे भगा देगा, समझे। It is commonly used as a source of short term financing. It is granted to those customers who have reasonable amount of financial standing and goodwill. सिर्फ उन्हीं कस्टमर को जिनकी इज्जत है भाई। सामने वाले की नजर में अगर मेरी इज्जत ही नहीं है, सपोज उसने मुझे पिछली बार 5 ट्रैक सूट उधार में दिए थे, उसके बाद मैं गया ही नहीं 3 साल उसके पास, पैसे ही नहीं दिए उसने फोन किया ब्लॉक, मैसेज किया देखा ही नहीं, कहीं दिख गया तो मुंह छुपा के भाग गया,
तो फिर तो वो मुझे देगा नहीं ना भाई साहब, जहां मैं उसे मिलूंगा चप्पल मारेगा। तो सिर्फ उनको मिलता है जिनकी अच्छी गुडविल रेपुटेशन होती है। फायदे क्या होते हैं ट्रेड क्रेडिट के? कन्वीनियंट है, कॉन्टिन्यूस है, बिजनेस में चलता रहता है यार, मिलता रहता है, सर्कल चलता रहता है, और कन्वीनियंट है, आसानी से मिल जाता है, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं, इज्जत होनी चाहिए, सही। इट में भी रेडिली अवेलेबल, आपको अवेलेबल मिलता है अगर आपको सेलर जानता है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को जानता है, सही। इट डजंट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स। सिंपल भाई, देखो अगर कोई पेपर वर्क ही नहीं हुआ तो मेरी कोई संपत्ति भी नहीं बिकेगी, मैं नहीं दे पाया अगर उसका पैसा, ज्यादा से ज्यादा मुझे जूता चप्पल मार सकता है, गाली दे लेगा 5-10, बस इतना ही है। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, वो मेरी दुकान से कुछ उठा के नहीं लेके जाएगा। अब बदमाश हो कोई तो भाई पता नहीं, लेकिन वैसे तो कुछ नहीं है ना, कोई संपत्ति नहीं बिकेगी, प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। वैसे कोई खतरनाक इंसान हो, पता चले मेरी एक्टिवा ही ले जाए उठा के, या मेरी बाइक ही ले जाए उठा के कि जब पैसे देगा तो ले जाइए उसको, तो ऐसा भी हो सकता है, बट बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है। इट नीड्स टू प्रमोट द सेल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन की सेल भी प्रमोट होती है, क्योंकि आपके दुकान में जब माल होगा तो सेल तो होगी ना, बढ़िया बिकेगा तो है ही माल। लिमिटेशंस क्या होती हैं इसके, क्या लिमिटेशंस हैं? कई बार एक फर्म आसानी से अगर उधार मिले तो ओवर सामान खरीद लेती है, जितना बेचने का उसकी औकात भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ 10 ट्रैक सूट बेच सकता था, बट क्योंकि उधार आसानी से मिल रहा था तो मैंने 20-30 उठा लिए। सामने वाले के तो बिक गए भाई 20-30, मैं नहीं बेच पाया तो मेरे ऊपर बर्डन आ गया, नहीं आ गया, मैं ओवर ट्रेडिंग में आ गया। मेरी औकात नहीं थी इतने ट्रैक सूट बेचने की, लेकिन मैंने फिर भी उठा लिया। क्यों? क्योंकि उधार आसानी से मिल रहा था। तो इससे क्या होगा, मेरे ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। क्या लिखा है? अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स इट में इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग विच में एड टू द रिस्क हो जाएगा। लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स ही जनरेट हो सकते हैं ट्रेड क्रेडिट में, आप थोड़ा बहुत ही ले सकते हो, बहुत ज्यादा उधार नहीं मिलता। और उसके बाद इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू अदर फंड्स। काफी कॉस्टली रहता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला इस चीज को कंसिडर करके ही प्राइस लगाता है कि यार शायद ये पैसा ना आए, डूब भी सकता है, तो उस हिसाब से चार्ज करो कि डूब भी गया तो कहीं और से कमा ले, ऐसा ना हो। तो थोड़ा सा कॉस्टली ये सोर्स है, बाकी सिंपल है। तो हमने ट्रेड क्रेडिट के बारे में पढ़ा, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा, शेयर डिबेंचर का डिफरेंस पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा। चैप्टर हमारा एंडिंग की तरफ जा रहा है। बहुत सारे सोर्सेज हमने कर लिए हैं, डिबेंचर्स भी हो गया, शेयर डिबेंचर भी हो गया, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी हो गया। अब हमारे पास ज़्यादा नहीं है, कुछ सोर्स बचे हैं जिसको हम कंप्लीट करेंगे, और एक क्लास में, मैक्सिमम एक क्लास में आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो उम्मीद है आपको सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस अच्छे से समझ आया होगा। यूजुअली बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट आई होप मैं आपको चीज़ें आसानी से समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ। स्टिल कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही उसको दूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियोस में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।